नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं देसी अड्डा। हमारे साथ हैं देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी। देखिए, बिहार की राजनीति में एक नई हलचल है और वो हलचल है मुसलमानों के द्वारा नए ठिकाने की तलाश करना, जिसके कारण राष्ट्रीय जनता दल में बेचैनी है। तो उस बेचैनी के पीछे का कारण और वो नए ठिकाना मुसलमानों का क्या है, आइए हम उसी पर चर्चा करते हैं राकेश तिवारी से। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आपको। आजकल देखा जा रहा है कि 18% आबादी वाला मुसलमान जो कभी राष्ट्रीय जनता दल का कैडर वोट हुआ करता था, आजकल नए ठिकाने की तलाश में है। क्या कारण है उसका? देखिए अजय जी, पूरा मामला जो है वो माई समीकरण को लेकर है। जी। बिहार में कभी माई समीकरण के बदौलत लालू प्रसाद यादव सत्ता में बने रहे, जमे रहे और बड़े आराम से, बड़े हनक के साथ बिहार की राजनीति में अपना सफर पूरा किया। अब माई समीकरण का वाई को तो लाभ मिल रहा है, लेकिन एम को ऐसा लग रहा है कि उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। उनका जितना हक है, जितनी भागीदारी है, उतना नहीं मिल रहा है, सिर्फ इस नाम पर कि बीजेपी का विरोध करना है। और बीजेपी के विरोध के नाम पर मुसलमानों को कहीं उनसे हक तो नहीं छीना जा रहा है। ये बात कहीं ना कहीं जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, उनको समझ आ गई। जो नेता मुसलमान हैं, उनको इस बात की समझ आ गई है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों से माई समीकरण में दरार आ रहा है। कई राज्य के कई जिलों में इस तरह की आप घटनाएं देखेंगे कि एम और वाई दोनों अलग अलग धारा पर खड़े हैं। और इसका बड़ा वजह है, उस वजह पे भी हम चर्चा करेंगे और बताएंगे। लेकिन आप देखिए, कुछ उदाहरण के साथ आपको बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से माई समीकरण दरक रहा है। देखिए, इसका सबसे पहला उदाहरण तो आप सीवान को ही लीजिए। बिल्कुल। सीवान में कभी शहाबुद्दीन का जलवा था। आरजेडी का वो मुख्य धुरी थे और जब तक सीवान में शहाबुद्दीन थे, आरजेडी का कोई बाल बाका नहीं किया, न कर सकता था। सीवान में शहाबुद्दीन किस तरह से कई मामलों में वो फंसते चले गए, उन पर कई संगीन आरोप भी थे। ऐसे आरोप थे जिसपे पूरा समाज जो है वो उनको कटघरे में खड़ा करता था। जी। दूसरे तरफ एक वर्ग ऐसा भी था जो कहता था कि शहाबुद्दीन विकास पुरुष थे। लेकिन इन तमाम दोनों धाराओं के बावजूद शहाबुद्दीन की पकड़ राजनीति में इतनी थी कि जीत और हार उन्हीं की मर्जी से तय होते थे। किसी और के चाहने, किसी और समीकरण, किसी और आरोप से ये बात तय नहीं होती थी। तय ये होती थी कि शहाबुद्दीन क्या चाहते। तो शहाबुद्दीन जिसे चाहते थे वो जीत जाता था और शहाबुद्दीन जिसे चाहते थे वो हार जाता था। अब सीवान की परिस्थितियां पलट गई। शहाबुद्दीन अब रहे नहीं। उनके रहने के बाद भी जब वो कानूनी अड़चनों में फंसते गए तो आरजेडी की पकड़ सीवान से कमजोर होती गई। और उसी तरह जैसे जैसे कमजोर उसकी स्थिति हुई, वैसे वैसे सीवान में मुस्लिम का जो है वो उपेक्षा का शिकार होते गए। जैसे पहले जीरादेई से एजाजुल हक को टिकट मिलता था, कई सीटों पर शहाबुद्दीन वहां से सांसद आरजेडी के टिकट पर थे। लेकिन अब क्या है कि इस बार हिना साहब का टिकट भी नहीं मिला। वहां से अवध बिहारी चौधरी को टिकट मिल गया। इसके अलावे बलहरिया हो, जीरादेई हो, चाहे जहां, वहां टिकट पर मतलब मारामारी है। तो ऐसी स्थिति में जो बिहार का आम मुसलमान है वो देखता है कि शहाबुद्दीन आरजेडी के लिए इतना कुछ किए तो उनकी तो पार्टी हुई नहीं, तो फिर उनकी क्या होगी जो इसके लिए अभी मर रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा, हिना साहब अब निर्दलीय चुनाव लड़ी, तो एक चुनौती उन्हें सीवान में ही मिला कि वहां माई समीकरण पूरी तरह से दो राह पे खड़े हैं, यानी कि जानी दुश्मन है मुस्लिम और यादव।
अवध बिहारी चौधरी आरजेडी के प्रतिनिधित्व करेंगे, वहीं हिना साहब जो है वो आरजेडी से अलग धारा पर चल रही है। तो एक वहां देख लीजिए। अब पूर्णिया आइए, पूर्णिया में क्या हुआ? पूर्णिया में आरजेडी सबसे बुरी स्थिति में हारी। वहां पे मुसलमानों ने पप्पू यादव का साथ दिया, बिल्कुल वो आरजेडी को पूरी तरह से नकार दिया। तेजस्वी यादव का कोई तिलस्म काम नहीं आया, न लालू प्रसाद यादव का अपील काम आया, वहां पप्पू यादव की चली। तुम रुपौली का उपचुनाव देख लीजिए, रुपौली के उपचुनाव में मुस्लिम जो है वो छिटक कर शंकर सिंह के पक्ष में चले गए। बीमा भारती रुपौली में हार गए, तीसरे नंबर पर चली गई। मुसलमानों ने शंकर सिंह को वोट देना उचित समझा, नहीं दिया बीमा भारती को वोट। तो इससे आप क्या, आपको संदेश है? पूर्णिया पूरी तरह से प्रभावित है, सीवान पूरी तरह से प्रभावित है। आप मधुबनी में जाइए, मधुबनी में लोकसभा का चुनाव हुआ, अली अशरफ फातमी आरजेडी के कैंडिडेट थे, अशोक यादव वहां से चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी से। यादव वोटों का शिफ्टिंग अशोक यादव के साथ हो गया और अली अशरफ फातमी पूरी तरह से चुनाव हार गए। तो अब यहाँ पे भी माई समीकरण में दरार है, मुस्लिम अलग धुरी पर खड़े हैं और यादव अलग धुरी पर खड़े हैं। अररिया में चुनाव हार गए। अररिया में चुनाव क्यों हार गए? मुस्लिम बहुल इलाका है, ऐसा होता नहीं था, तस्लीमुद्दीन का क्षेत्र है, लेकिन वहां भी चुनाव पिछले 2 बार से लोकसभा चुनाव में हारते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों का मन आरजेडी से डिग रहा है, मजबूरी में वो वोट दे रहे हैं। इस बात को आप मानिए, जहां भी उनको विकल्प मिल रहा है वहां से मुसलमान आरजेडी से शिफ्ट होकर जा रहे हैं दूसरे जगह पर, पाला बदलने का वो ठिकाना खोज रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है राकेश जी कि हिना साहब की उपेक्षा के कारण मुसलमानों का मुंह तो भंग नहीं हो रहा है। हिना साहब के उपेक्षा के कारण मुसलमानों का मोह भंग हो रहा है। इसके अलावे अभी हम आगे आने वाले थे कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व जो है वो पूरी तरह से घटते जा रहा है। अब आरजेडी ने भी ये रणनीति बनाई है कि बीजेपी के अगेंस्ट यदि कोई मुसलमान कैंडिडेट होता है तो हिंदू मुस्लिम हो जाता है, बीजेपी जीत जाती है। तो इसीलिए मुसलमान को टिकट न देकर किसी हिंदू को टिकट दीजिए, मुसलमान तो अपने आप आरजेडी को वोट देगा। ये सिद्धांत आरजेडी ने अपनाया है कि अब दूसरे को मतलब हिंदू को ही टिकट दे दिया जाए ताकि वो वोटों का शिफ्टिंग जो है वो हिंदू मुस्लिम ना हो, और मुसलमान तो आरजेडी को वोट देगा ही। लेकिन अब इस पर मुसलमान तैयार नहीं है। कई क्षेत्रों में वो चाहते हैं कि जितना हक उनको मिलता था, यदि एमओआई समीकरण के कंधे पर सरकार बननी है, एमओआई समीकरण के कंधे पर सरकार को आगे चलनी है, तो मलाई केवल वाई क्यों खाए, एम क्यों नहीं खाए? ये बात भी हो रहा है अंदर खाने में, और इसी बात का फायदा बिहार की अन्य राजनीतिक पार्टियां उठाना चाहती हैं। अब देखिए, किसी को लगेगा कि मैं ये बोल रहा हूं वो किसी दुर्भावना से प्रेरित होगा, लेकिन ये बिहार की सच्चाई है। इस बात को आप मान के चलिए, क्योंकि आप देखिएगा कि जो मुसलमान है वो नया ठिकाना खोज रहे हैं। यदि हम इस बात को कहते हैं तो इस बात में दम है। इस बात में दम ये है कि यदि मुसलमान को पूर्णिया में लगा कि बीजेपी के पाले के ये व्यक्ति नहीं है और ये व्यक्ति आपको आरजेडी के खिलाफ खड़ा है, तो भी मुसलमानों ने पप्पू यादव का साथ दिया। सीवान में यदि हिना साहब मिली तो मुसलमानों ने हिना साहब के साथ खड़ा होना उचित समझा। मधुबनी में इसलिए खड़े रहे कि वहां पे उनके प्रत्याशी थे अली अशरफ फातमी, उनको जिताना चाहते थे। देखिए दरभंगा में क्या हुआ? दरभंगा में ललित यादव हार गए, क्योंकि मुसलमानों ने वहां उस तरह से अपना जी जोर नहीं लगाया। उन्होंने छोड़ दिया, जहां वोट देना है वो दिए, उदासीन रहे। इस बार निकले ही नहीं, तो इसलिए नहीं निकले, तो दरभंगा में हार हो गई। इसी तरह आप देखेंगे कि जो सीमांचल इलाका है, सीमांचल इलाके में मुसलमान वोटों में आरजेडी की पकड़ कमजोर हुई है। 4 जिला है, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया। आप देखेंगे कि किशनगंज में AIMIM का जो है वो
डिमांड बढ़ रहा है, जनता उसे ज्यादा चाह रही है। दोनों सीटों पर कांग्रेस जीती, किशनगंज और कटिहार में कांग्रेस की पकड़ वहां मजबूत होती जा रही है, क्योंकि कांग्रेस एक विकल्प है, मुसलमानों के पास एक ठिकाना है जो आरजेडी के अलावे है, तो वहां वो पहुंच जा रहे हैं। अब देखिए कि कितना कम सीट जीतकर, कितना कम सीट पर 6 चुनाव लड़कर 2 सीटें जीत जाती है कांग्रेस, बिल्कुल आरजेडी के सपोर्ट से ही सही, लेकिन वो 2 सीटें इसलिए जीत जाती हैं कि मुसलमानों का पूरा समर्थन उसे मिला। आरजेडी हार जाती है उतना 23 सीट लड़कर, मात्र कुछ सीटों पर जीत हासिल होती है, जितना कल्पना था उतना नहीं मिला। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत है, और ये दिक्कत मुख्य रूप से किसमें है? ये दिक्कत है भागीदारी को लेकर, और इसी भागीदारी को लेकर प्रशांत किशोर ने टारगेट किया है मुसलमानों को, और कहा है कि आबादी के हिसाब से विधानसभा चुनाव में वो टिकट बांटेंगे, यानी कि 18% के आसपास यदि आबादी है मुसलमानों की, तो 243 में 50 सीटों से के आसपास उनको सीट देंगे। और प्रशांत किशोर का ये फॉर्मूला ही है कि आबादी के हिसाब से सीट दिया जाएगा। तो जो नारा आरजेडी ने लगाया था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, और जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो इस नारे को लेकर प्रशांत किशोर आगे बढ़ रहे हैं। और प्रशांत किशोर नया ठिकाना हो सकते हैं, किसके लिए? मुसलमानों के लिए, क्योंकि मुसलमानों के लिए वो नया ठिकाना इसलिए हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने मोदी से भी दूरी बनाई है और आरजेडी से भी दूरी बनाई है, और इसी को लेकर आरजेडी तिलमिलाया हुआ है और उन्हें बीजेपी का बी टीम भी कर रहा है। जबकि प्रशांत किशोर का कहना है कि बंगाल में ममता दीदी को किसने जिताया, ममता दीदी के साथ कौन खड़ा था, यदि हमारा विचारधारा उनके साथ था तभी तो हम थे। तो इसलिए हम जो है वो मुसलमानों को उनका वाजिब हक दिलाना चाहते हैं, अति पिछड़ों को उनका वाजिब हक दिलाना चाहते हैं, बिहार की राजनीति में एक नए राजनीति का सूत्रपात करना चाहते हैं। तो प्रशांत किशोर ये फॉर्मूला लेकर आए हैं, और जब से ये फॉर्मूला प्रशांत किशोर ने सुझाया है, समझिए कि आरजेडी को झटके पे झटका लग रहा है। देखिए, लोकसभा चुनाव में झटका लगा, फिर उपचुनाव में झटका लगा, फिर 4 चुनाव उपचुनाव होने वाले हैं। इन चारों चुनावों में से 3 सीटों पर आरजेडी का ही कब्जा है, आरजेडी के ही विधायक जीते हुए हैं, 1 सीट पर हम का है। तो फिर दाव लगा हुआ है। इस चुनाव में भी देखना है कि मुसलमान क्या करते हैं, उनका जो रुख होता है वो क्या होता है। वैसे प्रशांत किशोर ने ये ऐलान कर नई हलचल ला दी है, मुसलमानों के लिए नया ठिकाना भी एक बनकर तैयार है। अब देखना ये है कि होता क्या है। बिहार की राजनीति को सब कोई समझता है, और कहा जाता है कि यहाँ उड़द चिड़ई को भी लोग हल्दी लगा देते हैं। तो प्रशांत किशोर अपनी चक्रव्यूह में जो वो रचना कर रहे हैं उसमें वो सफल हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। आरजेडी जो अपना रणनीति बनाकर इतने वर्षों से अपनी पकड़ मजबूत की हुई है, उसको कितना सफलता मिलता है। बीजेपी के जो नेता हैं वो जो दाव पर दाव चल रहे हैं, उनको कितना सफलता मिलता है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि बिहार के मुसलमान नया ठिकाना की तलाश में है। चुनाव परिणाम का यदि आप समीक्षा करेंगे और समझदारी से यदि उसका अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे तो वो नए ठिकाने के तलाश में है, और जहां जहां उनको विकल्प मिल रहा है वहां वहां वो जा रहे हैं, आरजेडी को छोड़ रहे हैं। तो अब देखना ये है कि होता क्या है। असल में मामला यहीं पे फंसा है। तो जातीय जनगणना के बाद राष्ट्रीय जनता दल ने अपने ही नारा में उलझता हुआ नजर आ रहा है। जनगणना के बाद उन्होंने कहा था जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, और इस हिस्सेदारी और भागीदारी के बीच में मुसलमान को रास्ता दिखाने का काम प्रशांत किशोर कर रहे हैं। तो मुसलमान अब किस तरफ करवट लेते हैं और कहाँ उनका ठिकाना होता है, ये तो समय बताएगा। तो आप इंतजार कीजिए और हम लोग का नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार। नमस्कार।